पुनः पप्रक्ष सद्भक्त्या तत्कांड विषयं मुने शास्त्रं सुखकरं लोके जीवोद्धार परायणम। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिषीय कार्यक्रम में आप लोगों से मैं 12 ऐसे सूत्र पर चर्चा करने वाला हूं जो सामान्यतया मैंने भी बहुत सारी कुंडलियों में घटित होते देखे हैं। ये ऐसा नहीं है कि मैं ये सिद्धांत पहली बार बता रहा हूं, पर ये 12 से 13 सिद्धांत है। कितने हैं मैंने लिखा है, करीब 18 सिद्धांत हैं। 18 ऐसे सिद्धांत आप लोगों के सामने, सूत्र जिसे कहते हैं, जिसको कहते हैं वन लाइनर, जो आज मैं आप लोगों से विशेषतया इस विषय पे चर्चा करने वाला हूं। बने रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक, कहीं नहीं जाना है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा है वो शिव पुराण का है, जिसको सुनने और समझने से निश्चित रूप से व्यक्ति का कल्याण होता है। आइए, लाइव होता हूं मैं शनिवार को रात्रि 8:15 पे इसी चैनल पे, जहां आपसे कुछ विशेष मुद्दों पे बात करने के साथ साथ कुंडली का अध्ययन भी करता हूं। सबसे पहला सिद्धांत जो 12वें भाव से संबंधित है, अगर किसी जातक की कुंडली में 12वें भाव में राहु, शनि, मंगल और गुरु या तो देख रहे हो या तो बैठे हो, बहुत ध्यान से समझिएगा, मुझे देखिए, मेरी तरफ, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको जाने नहीं देना है। किसी जातक की कुंडली में 12वें भाव में इन ग्रहों का संबंध हो, देख रहे हो या बैठे हो, तो उस व्यक्ति को निश्चित रूप से बाहर जाने का योग तो बनता ही है, विदेश सेटल होने का योग तो बनता ही है, साथ ही साथ वो अपने समस्त जिम्मेदारियों का बहुत अच्छे तरीके से निर्वहन भी करते देखा जाता है। ये पहला सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत जो मैं बताने वाला हूं, जो भक्ति को लेकर के है। किसी जातक की कुंडली में 12वें भाव में शनि या राहु और केतु या शनि, इन तीनों में से कोई एक बैठा हो। अब सामान्य बात है कि या तो राहु बैठेंगे या तो केतु बैठेंगे, तो अब मैंने लिख लिया है इस पे ताकि भूल ना जाऊं, नहीं तो कई बार भूल जाता हूं। तो अगर 12वें भाव में राहु, केतु या शनि में से कोई बैठा हो, बैठना चाहिए, तो व्यक्ति के जीवन में भक्ति का प्रवाह बहुत ऊंचे स्तर पे होता है। उसकी आध्यात्मिक उन्नति बहुत मजबूत होती है, क्योंकि 12वां भाव सब कुछ छोड़कर, सब कुछ त्याग कर भगवान की भक्ति में लीन होने का होता है ना। तो अगर आपकी कुंडली में इन तीनों ग्रहों में से राहु, केतु या शनि, क्योंकि केतु मोक्ष के कारक होते हैं, शनि भी कारक होते हैं 12वें भाव के, हर्षित बली होते हैं वहाँ, अगर ऐसी कोई बात आपकी कुंडली में बनी हुई है, लग्न कुंडली में, तो ये भक्ति का प्रवाह जातक को बहुत मजबूती से देता है। अगर अब तीसरा सिद्धांत जो मैं बताने वाला हूं, अगर किसी जातक की कुंडली में द्वितीय भाव में चंद्रमा या बुध बैठे हों, अगर किसी जातक की कुंडली के 12वें भाव को तो अलग कर दिया, द्वितीय भाव में चंद्रमा या बुध बैठे हों, वो व्यक्ति ना धन को संचित करने के बारे में बहुत विचार रखता है। वो धन को खर्च नहीं करता, वो कंजूस भी नहीं होता है, पर बहुत सावधानी से धन खर्च करने वाला होता है। या ये कहें दूसरे शब्दों में कि ऐसा जातक वाणी से, मतलब बोलकर धन कमाने वाला होता है। क्लियर है? ये तीसरा सिद्धांत है। चौथा सिद्धांत बताता हूं। चौथा सिद्धांत है कि अगर जन्म कुंडली की, किसी जातक की कुंडली के 6वें भाव में शनि, मंगल, राहु, केतु बैठे हों 6वें भाव में, तो ऐसा जातक ना बार बार ऋण के कुचक्र में फंसते देखा जाता है। क्या कहा? अगर ये ग्रह
शनि मंगल राहु केतु 6वें भाव में बैठे हैं तो ये बार बार ऋण में फंसता जाता है। इसको और भी थोड़ा समझा दूं, ऋण में फंसने का अर्थ स्वास्थ्य में भी परेशानी होगी। मतलब ऐसे लोग बीमार होते ज़्यादा देखे जाते हैं। क्लियर है? उनके पास कोई ना कोई बीमारी उनके शरीर में घर कर जाती है, क्योंकि 6ठा भाव रोग का होता है। दूसरा, चुनौतियों का भाव होने के कारण, चुनौती का भाव होने के कारण ऐसे जातक के जीवन में निरंतर शत्रुओं का आना लगा रहता है। एक जीवन में संबंध खराब नहीं हुआ कि दूसरा संबंध फिर से खराब हो गया। और खास करके जब ये ग्रह एक्टिव होंगे दशा काल में तो और भी ज़्यादा ये चीज़ बार बार घटित होने लगती है। तो ये जन्म कुंडली का 6ठवें भाव से संबंधित सिद्धांत था। उसके बाद विवाह, जन्म कुंडली के 7वें भाव से, ये 7वां भाव होता है, अगर यहाँ पे शनि बैठे हों या मंगल बैठे हों, अगर जन्म कुंडली के 7वें भाव में शनि या मंगल बैठेंगे तो ऐसा जातक, उसके जीवन का जो विवाह होता है, संतान है, पड़ोसियों के साथ संबंध है, उसका जो अनुशासन है वो उसे देर से मिलता है। मतलब विवाह देर से होगा। 7वें भाव में शनि अति विशिष्ट कारक होते हैं। अगर यहाँ पे वो बैठ जाएं और किसी ग्रह से दृष्ट न हो तो ये और भी ज़्यादा खतरनाक बात हो जाती है। तो भगवान, अगर जन्म कुंडली के 7वें भाव में शनि या मंगल, ये 2 ग्रह बैठे हों, अब अगर उस पर गुरु की दृष्टि है तो विवाह हो जाएगा। लेकिन अगर शनि और मंगल खाली अकेले बैठे हों या इनमें से कोई एक ग्रह बैठा हो तो विवाह में विलंब होता है। क्या होता है? विवाह में विलंब होते देखा जाता है। ये पक्की बात है। अगर यहाँ पे चर्चा कर रहा हूँ तो एक चर्चा और इसी से जुड़ा हुआ कर देता हूँ, क्योंकि दूसरा भाव अगर जन्म कुंडली में शनि या मंगल बैठे होंगे तो भी व्यक्ति का विवाह देर से होते देखा जाता है, उसका विवाह विलंब से होगा। ये बात भी पक्के तौर पे समझनी होगी। अगला सूत्र मैंने बताया प्रेम विवाह से संबंधित, विवाह की बात चल रही है तो प्रेम विवाह को भी जोड़ देते हैं। तो जन्म कुंडली के 7वें भाव के स्वामी और 5वें भाव के स्वामी आपस में ट्रांजिशन में हो, मतलब एक दूसरे की राशि में हो या एक दूसरे के साथ बैठे हो या पंचमेश सप्तम में, सप्तमेश पंचम में बैठ गया, तो ये प्रेम विवाह को दर्शाता है। लेकिन ये सिद्धांत यहीं पे खत्म नहीं होगा। मैंने इस पे कार्यक्रम और भी बनाया हुआ है। मैंने क्या बात कही कि ये कार्यक्रम मैंने बहुत पहले बनाए हुए, पर सब मैंने एक दूसरे को सब में एक के साथ जोड़ दिया है। तो पंचमेश अगर सप्तम में बैठे हों या ये भाव जब घटित हो रहा होगा ऐसी कोई बात, तो वो व्यक्ति निश्चित रूप से प्रेम विवाह करता है और बाद में पश्चाताप की अग्नि में जलता है। मतलब बाद में उसे पश्चाताप भी होगा, और मुझे नहीं करना चाहिए था। या जीवन में कई बार ऐसी घटना दुर्घटना होगी जिसके कारण उसे लगेगा कि मैंने गलती कर दी है, अब इसको तो ढोके लेके चलना है। तो सावधान भी होना होगा और ऐसा ना हो इसकी भी कोशिश करते रहने की आवश्यकता होगी। तो ये एक सिद्धांत है। उसके बाद अगला सिद्धांत जो मैंने बताया है, जो है 7वें भाव से अलग 5वें भाव पे। अगर जन्म कुंडली के 5वें भाव पर शनि या राहु की दृष्टि हो, मतलब शनि यहाँ से बैठ के देख रहे हो या राहु यहाँ से बैठकर देखते हो, कोई जरूरी नहीं है, पर इनकी दृष्टि 5वें भाव पे हो और यहाँ पर कोई भी ग्रह न बैठा हो, खाली हो ये भाव, तो ऐसे जातक के जीवन में उसका क्रेडिट लूज होता है, उसको संतति देर से मिलती है, संतति से कष्ट होता है, और दूसरा वो पढ़ाई किसी और क्षेत्र में करता है, नौकरी किसी और क्षेत्र में करता है। ये भी एक सिद्धांत है जो जन्म कुंडली के 5वें भाव से संबंधित है। अब अगला सिद्धांत जो मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा वो बता देता हूं। यह था संतान वाली। अगला है माता पिता से मतभेद। इस पे भी मैंने बहुत कार्यक्रम बनाए हैं। अगर जन्म कुंडली के 9वें भाव पर राहु या मंगल बैठे हों, 9वें भाव में अगर मंगल और राहु बैठे हों या देख ही रहे हों, तो व्यक्ति के जीवन में माता और पिता से मतभेद दिन प्रतिदिन गहरे होते जाते हैं। आपको सावधान होना पड़ेगा। ये कुंडली आपका यही प्रदर्शन कर रही है कि बाबू रे 9वें भाव में मंगल राहु बैठे हैं, अगर शनि बैठ जाएंगे तब तो और खतरनाक हो जाए, तो फिर तो पिताजी रहेंगे नहीं, माताजी भी नहीं रहेंगे। तो ये 9वें भाव की एक कष्ट वाली बात हो जाती है। अगर ऐसी कोई बात आपकी कुंडली में घटित हो रही है तो उनका आदर करिए और उनके सुखों का विशेष ध्यान रखिए। ये भी एक सिद्धांत है जो जन्म कुंडली में मैंने आपको बताया। अब एक बात है जो 10वें भाव से संबंधित है। अगर जन्म कुंडली के 10वें भाव में राहु या चंद्रमा
अकेले बैठे हों, दोनों एक साथ बैठे हों, या अकेले इनमें से कोई एक बैठा हो। मान लीजिए अकेले चंद्रमा ही बैठ गए या अकेले राहु ही बैठ गए। ऐसे जातक के जीवन में उसका जो कारोबार होता है वो लगातार और बार बार बदलता रहता है। वो बार बार फोकस के साथ काम करना चाहता है। अगर उसको काम मिल जाए तो बहुत अच्छे तरीके से करना चाहता है, पर उसका फोकस डीमोटिवेट होता रहता है और वो बार बार इधर उधर उसका काम बदलता रहता है। ये भी एक सिद्धांत है जो प्रायः कुंडलियों पे घटित होते हमने भी देखा है, और ऐसा शास्त्रकार भी लिखते हैं कि उसका काम बदलता रहता है, बार बार बदलता रहता है। अगर किसी जातक की कुंडली में चतुर्थ स्थान में चंद्रमा और चतुर्थ स्थान में शुक्र हो तो ऐसे जातक के जीवन में माता का भरपूर सुख मिलता है और वो माता से संपूर्ण लाभ भी प्राप्त करता है और उसके संबंध माता से बहुत ज़्यादा मजबूत भी होते हैं, अगर जन्म कुंडली के चौथे भाव में ये दोनों ग्रह बैठे हैं तो। क्लियर है? आपको देख लेना चाहिए, अगर आपकी कुंडली में ये दोनों में से कोई एक उपस्थित हैं या दोनों एक साथ उपस्थित हैं तो आपके जीवन में निश्चित रूप से ऐसा घटित होता होगा। ये बात पक्के तौर पे सही है। अगला जो सवाल है, अगर किसी जातक की कुंडली के दसम स्थान में राहु बैठे हों तो निश्चित रूप से जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान में फिर केतु बैठेंगे ना। तो ऐसा जातक जिसकी कुंडली में ये घटित होती हो, ये बात घटित हो रही है, वो निश्चित रूप से 12वें भाव की यात्रा करेगा, मतलब विदेश की यात्रा होगा या बाहर सेटल होगा। मैंने बात कही थी अगर राहु बैठे हों, शनि या मंगल बैठे हों तो व्यक्ति बाहर काम करता है, तो ये बात यहाँ भी घटित हो गई। लेकिन ये सिद्धांत दसम स्थान से संबंधित है कि अगर जन्म कुंडली के दसम स्थान में राहु बैठे हों तो व्यक्ति निश्चित रूप से विदेश में नौकरी करने वाला होता है और पूरे फोकस के साथ मेहनत करके नौकरी करने वाला होता है। उसके बाद अगर जन्म कुंडली में एकादशवें भाव में राहु बैठे हों, एकादशवें भाव में राहु या गुरु बैठे हों, दोनों में से कोई एक या दोनों, तो व्यक्ति के जीवन में ऐसा कई बार होगा कि वो लॉटरी जीतेगा और अचानक से उसके पास धन की प्राप्ति होगी। यह अलग बात है कि उसके पास कैश पेमेंट रहता नहीं है, टिकेगा नहीं क्योंकि आएगा और वो खर्च होता जाएगा, लेकिन उसके जीवन में कोई भी काम रुकेगा नहीं और उसके सारे काम बनेंगे और उसके जीवन में लगातार कई बार धन आता है और अचानक आता है, देने वाला स्वतः आकर के देके जाएगा। तो ऐसा प्रभाव एकादशवें भाव में गुरु या राहु जैसे ग्रह करते देखे गए। ये भी एक सिद्धांत है। ठीक उसके बाद क्या कहते हैं कि अगर जन्म कुंडली के दसम स्थान में राहु बैठे हों और इनके साथ क्लोज कनेक्शन में मंगल या शनि बैठे हों। क्लोज कनेक्शन का अर्थ है राहु यहां 1 अंश पे बैठ गए, शनि यहां 3 अंश पे बैठ गए, मंगल यहां 4 अंश पे बैठ गए, तीनों नजदीक आ गए। या राहु 5 अंश पे बैठे हैं, शनि जो है वो 6 अंश पे आ गए, नजदीक आ गए। या मान लीजिए शनि नहीं बैठे, मंगल, मतलब तीनों में से कोई एक। ऐसे जातक को समाज में कई बार प्रतिष्ठा की हानि भी होते देखी जाती है और वो कुछ ऐसा कृत्य कर देगा जिससे समाज में उसकी बड़ी किरकिरी होती है, बड़ा खराब, और उसको दुष्परिणाम झेलना पड़ता है। ये कब होता है? जब जन्म कुंडली के दशम स्थान से इन 3 ग्रहों का संबंध बने या कोई 2 ग्रह एक साथ बैठता हो तो, या तो शनि मंगल बैठे हो तो भी, या राहु और मंगल बैठे हो तो भी, है ना। यहाँ पे अगर शनि मंगल बैठेंगे तो माता और पिता के बीच में भी मतभेद कराते हैं। जिसकी कुंडली में होंगे उसके माता पिता, और उसकी सामाजिकता थोड़ी कम होती है, वो सामाजिक कम होता है या समाज में उसको उतना आदर नहीं, वो प्रैक्टिकल होता है, वो अपना काम करने में विश्वास ज़्यादा रखता है, ऐसा कर सकते हैं। तो ये भी एक सिद्धांत है जो मैंने आप लोगों को बताया। उसके बाद जन्म कुंडली के चौथे भाव में अगर राहु या मंगल बैठे हों, है ना, अगर जन्म कुंडली में ये बात बनती हो चौथे भाव के साथ, तो उस व्यक्ति का घर और उसकी नौकरी बार बार बदलती रहती है। अगर जन्म कुंडली के चौथे भाव में राहु और मंगल में से कोई एक बैठा हो तो उसको बार बार नौकरी बदलनी पड़ती है, या उसका घर बार बार बदलता है, या ये भी कह सकते हैं कि उसको अपने घर का सुख बड़ा मुश्किल से, देर से, परेशानियों के साथ मिलता है। एक पक्ष और भी है, जिस कुंडली में बुध पंचम भाव में गुरु या मंगल के साथ बैठे हों, या तो बुध लग्न में सूर्य के साथ या गुरु के साथ बैठे हों, ऐसा जातक बहुत ही तेज दिमाग वाला, बुद्धिमान और ज्ञानी होता है। क्लियर है? यह भी एक सिद्धांत है। अगर आपकी कुंडली में लागू हो रहा है तो आप निश्चित रूप से बड़े भाग्यशाली भी हैं और समझदार भी हैं। एक सिद्धांत और होता है, जन्म कुंडली के, यहाँ पे ये सिद्धांत 3 भावों में लागू होगा। जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान में राहु के साथ मंगल बैठे हों
जन्म कुंडली के एकादशवें भाव में अकेले राहु बैठे हों और जन्म कुंडली के 12वें भाव में राहु के साथ बुध या चंद्रमा बैठे हों, तीनों राहु मंगल चतुर्थ स्थान में, एकादशवें में अकेले राहु या 12वें भाव में राहु के साथ बुध या चंद्रमा या कोई एक, ऐसे जातक को निश्चित रूप से उसके मित्रों से नुकसान होता है। मित्रों से सावधान होना चाहिए या मित्रों के कारण उसको जेल तक की यात्रा करनी पड़ती है। और ऐसा मैंने देखा है, मेरे पास ऐसे केस कई बार आए हैं। 12वें भाव वाला तो विशेषतः आया था, है ना। बाहर की बात थी, अमेरिका की कुंडली थी, उनका होटल था अमेरिका में और कोई उनके होटल में ड्रग वगैरह रख दिया था, जिसके कारण उनको दोस्त के ही कारण जेल जाना पड़ा था। तो ये 12वें भाव की घटना थी, इस वजह से मुझे याद आया। तो जब मैं सिद्धांत लिख रहा था तो मैंने सोचा कि इसको भी इसमें डाल देता हूँ। तो ये अगर होता है तो आपको सावधान हो जाना चाहिए, और बाकी की कुंडलियों पे भी मैंने लागू होते देखा है, ये बात भी है। अगला, दोस्त से धोखा मिलना हो गया। अब याद है, जन्म कुंडली के 7वें भाव में अगर राहु बैठे हों शुक्र के साथ या शनि के साथ या मंगल के साथ, 7वें भाव की बात हो रही है। जब 7वें भाव में राहु बैठे हों या तो शुक्र के साथ या तो शनि के साथ या मंगल के साथ, तो ऐसे जातक को अपने पड़ोसियों से कष्ट होता है, पत्नी से कष्ट होता है, पत्नी से धोखा मिलता है और उसको आर्थिक पक्ष में नुकसान होता है। ये भी बहुत ही माना हुआ सिद्धांत है और ये तो बहुत चर्चित भी है ना। तो ये अगर बात कोई लागू हो रहा है तो जरूर ही कुंडली मिला करके विवाह करिएगा, और ऐसे लोगों पे बहुत जल्दी विश्वास मत करिएगा, सामने वाला चाहे जो भी हो। धोखा मिलना हो गया। और एक और है, अंतिम है, जो अगर जन्म कुंडली के लग्न में मंगल केतु के साथ बैठे हों या जन्म कुंडली के दूसरे भाव में मंगल केतु के साथ बैठे हों या जन्म कुंडली के 8वें भाव में मंगल केतु के साथ बैठे हों, लग्न द्वितीय और 8वें भाव में, तो ऐसे जातक को निश्चित रूप से बार बार चोट और एक्सीडेंट की घटना, दुर्घटना उसके जीवन में होते देखी जाती है। ये 12 सिद्धांत नहीं, 18-19 सिद्धांत हो गए जो मैंने आपको बताया। उसके साथ 1-2 और भी मैंने जोड़ ही दिया है। अब आइए, कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा है उसका अर्थ बता देता हूं। भगवान भोलेनाथ से बहुत सारे प्रश्न देवी मैया ने पूछे हैं जो भक्ति से संबंधित हैं। आगे भगवान उनकी चर्चा करने वाले हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।